स्टार्ट करेंगे। एसक्यूएल का पूरा नाम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है और इसको शॉर्ट फॉर्म में एसक्यूएल बोला जाता है ना। ये एक स्टैंडर्ड डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फॉर हैंडलिंग डेटाबेस एंड डेटाबेस रिलेटेड प्रोग्रामिंग्स, programmers need to have some medium, and you can say that the interface to particular a set of command or code to deal with a database or to access the database in data. In this video you have a brief introduction of those technologies that you will study during the journey of towards learning SQL. एसक्यूएल की सबसे इजी और स्मॉलेस्ट जो डेफिनेशन है, जो बेसिक डेफिनेशन है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज़ अ स्टैंडर्ड कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट एंड डेटा मैनिपुलेशन। एसक्यूएल इज़ यूज्ड टू क्वेरी, इंसर्ट, अपडेट एंड मॉडिफाई डेटा। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर लैंग्वेज है, किसके लिए? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट और डेटा मैनिपुलेशन के लिए। बेटा हिंदी में भी इसको इसी तरीके से लिखा जाता है। एसक्यूएल को हिंदी में कुछ अलग नहीं बोलते हैं, उसको स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ही बोलते हैं। तो हिंदी मीडियम के बच्चे बिल्कुल भी घबराएं नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये किया करें कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो हम इंग्लिश में ही लर्न करें और इंग्लिश में ही लिखें। तो इसकी हिंदी में डेफिनेशन क्या होगी? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसके द्वारा रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज किया जाता है। मैनेज यानी प्रबंधन किया जाता है उनका, और उसको मैनिपुलेट किया जाता है, मतलब उसमें कुछ अपडेशन करना, डिलीट करना, कुछ चेंज करना, या डेटाबेस में हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो वो हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के द्वारा कर सकते हैं। एसक्यूएल का उपयोग क्वेरी को इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। एसक्यूएल के अंदर किसी भी काम को करने के लिए जो हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसको क्वेरी बोलते हैं, इसीलिए इसको स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके इतिहास की, हिस्ट्री ऑफ एसक्यूएल। कई बार हम ये बेसिक सी चीज़ है, आप सभी लोग जानते हैं, चाहे कंप्यूटर्स में, टेक्नोलॉजीज़ में ये होता है कि सबसे पहले उसकी बेसिक जो डेवलपमेंट हुआ उसको लॉन्च किया जाता है। जैसे आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को उठा लें या किसी एक सिंपल से सॉफ्टवेयर की बात करें या किसी एप्लीकेशन की बात करें। आप एप्लीकेशन के एग्जांपल से समझिए इसे कि आप यदि कोई भी गेम का या किसी भी और चीज़ का ऐप ही डाउनलोड करते हैं तो उसका ऐप कभी कुछ दिखता है, मतलब आपने जब डाउनलोड किया तब उसका वर्ज़न कोई और है, एक बेसिक वर्ज़न है, पर थोड़े टाइम बाद उसमें कुछ ना कुछ नया चेंज हो जाता है, अपडेट हो जाता है। तो आप भी देखते हैं कि आपका मोबाइल फ़ोन, एप्लीकेशंस वगैरह सब एक समय समय पे अपडेट होती हैं, और जैसे ही अपडेट होता है तो उसमें कुछ नया दिखने लगता है, नया आ जाता है। सेम इसी तरीके से कंप्यूटर लैंग्वेज हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, टेक्नोलॉजीज़ हो, जो भी हैं, इनमें समय समय पे अपडेशन होता रहता है। जब बेसिक चीज़ जो आपकी आती है उसके बाद उसमें समय के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस आते जाते हैं। तो ऐसे ही एसक्यूएल, इसके बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं। सबसे पहला वर्जन IBM में सेंट जोस रिसर्च लैबोरेटरी में इसका डेवलपमेंट हुआ था। इनिशियली इसको सीक्वेल नाम से जाना जाता था। सीक्वेल, एसक्यूएल को क्या बोलते थे? सीक्वेल। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, सीक्वेल नाम से इसको स्टार्टिंग में जाना जाता था 1970s के टाइम पे। फिर इसके बाद इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन होता गया। फिर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने एक अलग चेंज करके उसको अपडेट किया 1992 में। इस तरीके से ये डेवलप्ड होते होते बेसिकली ये एसक्यूएल 1970 में डेवलप की गई थी बाय डोनाल्ड डी चैम्बलिन ने और रेमंड एफ बायोस ने एट IBM यूनिवर्सिटी में। इसका फर्स्ट जो डेवलपमेंट हुआ था 1970 में हुआ था। तो ये आपको सबसे ज़्यादा याद करने वाली चीज़ है कि ये IBM लैब में 1970 में इसको डेवलप किया था। अब इसका जो पहला वर्जन आया था उस वर्जन को इनिशियली सीक्वेल नाम से जानते थे।
किस नाम से, सिक्वल्स नाम से बोला जाता था। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, जब इनिशियली इसको डेवलप्ड किया गया था तो इसको स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज के नाम से जाना जाता था। उसके बाद इसमें और ज़्यादा चेंज करते करते इसको 1979 में फिर एक नया चेंज अपडेशन हुआ इसमें रिलेशनल सॉफ्टवेयर को रिलीज़ किया गया। ये एक पहला कमर्शियल प्रोडक्ट था जो डेटाबेस पे काम करने के लिए लॉन्च किया गया था। IBM start developing commercial product on SQL based on the prototype of system R। ये रिलेशनल डेटाबेस पे काम करने वाला भी पहला कमर्शियल सॉफ्टवेयर हुआ। इसके प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे नए नए सॉफ्टवेयर फिर डेवलप होने लगे। अब हम बात करते हैं कि SQL प्रोसेस कैसे करता है। सिंपली SQL क्वेरी को लेता है, उस क्वेरी को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके फाइल मैनेजर या ऑप्टिमाइज़र के पास सेंड करता है और डेटाबेस इंजन उसको फिज़िकल डेटाबेस जहाँ पे डेटाबेस को सेव करना है वहाँ जाके स्टोर कर देते हैं। When an SQL command is executing for any RDBMS, then the system figure out the best way to carry out the request and the SQL engine determines that how to interpret the task। जब भी एक SQL क्वेरी एग्जीक्यूट होने के लिए जनरेट होती है तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट को कैरी लेट करती है। यहाँ हमारी रिक्वेस्ट SQL क्वेरी रिक्वेस्ट जनरेट हुई, जैसे ही वो क्वेरी जनरेट होती है क्वेरी प्रोसेसर के पास चली जाती है। क्वेरी प्रोसेसर के बाद जो हमारा DBMS इंजन है ये डिफ़ाइन करता है, SQL इंजन ये डिफ़ाइन करता है कि हम किस तरीके से इस रिक्वेस्ट को बहुत आसानी से इस काम को कर सकते हैं। इंटरप्रेट करता है मतलब इसको ट्रांसलेट करता है उसमें कि हम किस तरीके से कितनी आसानी से इस क्वेरी को प्रोसेस कर सकते हैं। In the process, various components are included. These components can be optimization engine, query dispatcher, classic, etc. इस पूरी प्रोसेस के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। ये कंपोनेंट्स आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि क्वेरी लैंग्वेज प्रोसेसर, DBMS इंजन, ऑप्टिमाइज़र, फाइल मैनेजर या ट्रांजैक्शन मैनेजर, ये फिज़िकल डेटाबेस जहाँ पे हमारा पूरा डेटाबेस जाके स्टोर होता है। यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि SQL की प्रोसेस क्या है, किस तरीके से ये काम करती है, तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करके इसका शॉर्ट में ये जो डिस्क्रिप्शन मैंने इसमें लिखा है ये लिखना है। ये आपकी बुक में भी है, शायद डायग्राम तो है बुक में, डिस्क्रिप्शन आप चाहें तो ये ऑन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अब रही बात कि सारी जो SQL प्रोसेस है ये पूरी प्रोसेस एक सीक्वेंस में ही होती है कि जैसे ही क्वेरी आएगी क्वेरी प्रोसेसर के पास जाएगी, वो वहाँ से ऑप्टिमाइज़र वो वहाँ से DBMS इंजन के पास सेंड करेगा। DBMS इंजन ये फाइंड आउट करेगा कि किस तरीके से इस पूरी क्वेरी को इंटरप्रेट करना है और इंटरप्रेट करके वो आपकी जो क्वेरी है फिज़िकल डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगी। अब वो सेव होके फर्दर आगे जिसको भी रिट्रीव करनी है, जो भी काम होना है, एक सिंपल सी एक फ्लोइंग सी इसकी प्रोसेस है। All the non-SQL queries are handled by the classical query engine, but SQL query engine would not handle logical files। यहाँ पे लॉजिकल फाइल्स को हैंडल नहीं करता है कौन, SQL क्वेरी इंजन। अब हम बात करते हैं कि क्वेरी किस तरीके की लैंग्वेज में लिखी जाती है। आप सभी लोग SQL चला चुके हैं। SQL की क्वेरी लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, उसी फॉर्मेट में इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में हर काम को करने की क्वेरीज़ लिखी जाती हैं और उन क्वेरीज़ के द्वारा ही हम डेटाबेस में मैनिपुलेशन कर पाते हैं, डेटाबेस का मैनेजमेंट कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ SQL की, मतलब एप्लीकेशंस यानी इसके क्या क्या यूजेस हैं, कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है। सबसे पहली इसकी एप्लीकेशन है डेटा इंटीग्रेशन स्क्रिप्ट्स। डेटा इंटीग्रेशन स्क्रिप्ट्स का क्या मतलब है? द मेन एप्लीकेशन ऑफ SQL इज़ टू राइट अ डेटा इंटीग्रेशन स्क्रिप्ट बाय द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड डेवलपर्स।
जो डेटाबेस को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए और डेवलप करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो सबसे ज़्यादा एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं डेटा बेस को डेवलप करने के लिए। और एडमिनिस्ट्रेट का यहाँ क्या मतलब है कि उसको किस तरीके से रख रखाव करना है, उस डेटाबेस को बनाना और उसका रख रखाव करना, मेंटेन करना, उसको हैंडल करना या फिर उसको अवेलेबल कराना यूज़र्स के लिए ऑल द टाइम। ये पूरा जो पार्ट है वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं और जो डेटाबेस डेवलपर होते हैं वो एसक्यूएल लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन हो गई कि डेटा इंटीग्रेशन स्क्रिप्ट्स, ये इस लैंग्वेज में डेटाबेस को क्रिएट करने की और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसकी स्क्रिप्ट लिखने में इस लैंग्वेज का मैक्सिमम यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है एनालिटिकल क्वेरीज। द डेटा एनालिस्ट यूज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज फॉर सेटिंग एंड रनिंग एनालिटिकल क्वेरीज ऑन द रेगुलर बेसिस। डेटाबेस बनाने के लिए, डेटाबेस को डिफ़ाइन करने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जब भी हम डेटाबेस की बात करते हैं, आप एक सिंपल से टेबल के एग्जांपल से लीजिए। यदि आप एक छोटी सी टेबल बना रहे हैं जिसमें सिर्फ आप अपने फ्रेंड्स के नाम और उनके कॉन्टेक्ट नंबर और उनका एड्रेस लिख रहे हैं और हो सकता है उनका ईमेल एड्रेस लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके 4 कॉलम हो गए। अब इस डेटाबेस को बनाने के लिए, ये बहुत छोटा सा डेटाबेस है जिसमें सिर्फ आप अपने फ्रेंड्स की एक जनरल इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, कॉपी पेन लेंगे, लाइन खींचेंगे, हेडिंग डालेंगे, है ना, और उसके आगे सारी डिटेल लिखते जाएंगे। तो जब ये डेटाबेस बड़े लेवल पे बनाने की बात होती है तो सबसे पहले डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। जैसे आपने कॉपी पेन पे वो कॉलम्स बनाए कुछ एंट्री करने के लिए, वो कॉलम्स कहलाते हैं डेटाबेस का स्ट्रक्चर। इसी तरीके से जब बहुत बड़ा डेटाबेस बनाया जाता है तो कुछ ना कुछ उसके पहले उसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है। तो DBSQL के द्वारा स्ट्रक्चर हम उस लैंग्वेज का डिफ़ाइन करते हैं, उस लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को बनाना और उस स्ट्रक्चर पे काम करना, पूरा काम SQL लैंग्वेज के द्वारा ही किया जाता है। तो डेटा को बनाने वाले जो जो डेवलपर्स होते हैं, जो क्रिएटर्स होते हैं, वो इस लैंग्वेज के द्वारा उसकी स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं और रेगुलर बेसिस पे काम करने के लिए इस SQL लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रिट्रीव इन्फॉर्मेशन। डेटाबेस यदि बनाया गया है तो ऑब्वियसली उसको रिट्रीव यूज़र्स करेंगे ही, उस पर कोई ना कोई ट्रांजेक्शन करेंगे, उसमें क्रिएट, डिलीट, अपडेट, इंसर्ट, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो उस डेटाबेस पे काम करने के लिए वो सारे फंक्शंस करेंगे। तो ये सारी काम करने के लिए भी SQL का यूज़ किया जाता है, ये भी SQL लैंग्वेज की एक एप्लीकेशन है। Another popular application of this language is to retrieve the subsets of information within a database for analytics, applications and transaction processing. The most commonly used SQL elements are select, insert, update, add, delete, create, truncate and alter. ये सारे ट्रांजेक्शन्स select, insert, update, add, delete, create, truncate and alter, ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स हम SQL लैंग्वेज के द्वारा ही कर सकते हैं। अब बच्चों, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए स्पेशली मैं बोलूँगी कि जो कमांड्स, जैसे मैंने बोला सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, ऐड, जैसा कि इनका नाम है सिलेक्ट करना, यानी कि कुछ हमारे डेटाबेस में से चयन करने के लिए, सिलेक्ट का हिंदी मतलब होता है चयन करने के लिए। अब इंसर्ट करना यानी कि हिंदी में इसका मतलब हुआ कुछ डेटाबेस में डालने के लिए, ऐड करने के लिए। तो जो ये वर्ड्स के मीनिंग निकलते हैं ना, वो वर्ड से ही समझ में आ जाता है कि इस कमांड का क्या काम है। और ये कमांड हिंदी मीडियम के बच्चों आपको इसी तरीके से इंग्लिश में ही याद करनी पड़ेंगी। यदि मैं इस एक एक चीज़ की आपको हिंदी बताऊंगी तो वो आपको लिखना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आपको
इसी तरीके से इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अब जैसे अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कमांड्स लिख के दिखाऊंगी, कमांड्स रन करने पे क्या आउटपुट मिलता है वो पूरा मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से कमांड लिखनी है, किस तरीके से उसका आउटपुट आना है। तो बेटा हिंदी मीडियम के बच्चे स्पेशली सुनिए कि आपको वो इंग्लिश में ही लिखना पड़ेंगी और वो इंग्लिश में ही लर्न भी करना पड़ेंगी। तो आप कोशिश करिए कि बहुत सारे जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में ही याद करें और उनको लिखने की, बोलने की सबकी प्रैक्टिस करें, है ना। इतना ज़्यादा हिंदी हम आईपी में नहीं पढ़ सकते हैं कि हर वर्ड का बिल्कुल टिपिकल हिंदी मीनिंग में आपको समझाऊं, वो लिखने में भी गलत हो जाएगा। इनफैक्ट आपकी बुक में भी बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं जो आपको याद करना पड़ेंगे, राइट। तो एसक्यूएल स्टेटमेंट की मदद से हम क्या करते हैं, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, ऐड, डिलीट, क्रिएट, ट्रंकेट एंड अल्टर, ये सारे काम हम करते हैं। तो ये इसके एप्लीकेशंस हो गए। और कुछ और अदर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। सम अदर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस, द एसक्यूएल इज़ यूज्ड फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ द इंडेक्स स्ट्रक्चर and the database table. Additionally, the user can add, update, delete the row of the table using this language. देखो एसक्यूएल लैंग्वेज में स्ट्रक्चर क्रिएट करना एक काम है और उस स्ट्रक्चर के अंदर डेटा बेस जो है उस डेटा में इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना वो एक दूसरा काम है। तो ये दोनों ही काम हम एसक्यूएल लैंग्वेज के द्वारा ही कर पाते हैं। इनफैक्ट डेटाबेस में हमें कुछ भी काम करना है तो वो सारे काम हम एसक्यूएल के द्वारा ही कर पाते हैं। हमने शायद 11th में, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं, एसक्यूएल में स्टेटमेंट्स होते हैं, डीएमएल, डीडीएल, डीसीएल, टीसीएल, ये सारे स्टेटमेंट्स होते हैं और इन स्टेटमेंट्स का अपना अपना कुछ काम होता है। इन स्टेटमेंट्स को अपने अकॉर्डिंगली काम करना रहता है कि किस स्टेटमेंट के अंदर कौन सा कार्य होता है। ये सारे काम हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल सबके बारे में। अभी हम इधर एसक्यूएल की एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो हिंदी मीडियम के बच्चे एप्लीकेशन यानी कि यूजेस, उपयोग, कहाँ कहाँ एसक्यूएल का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे डेटा इंटीग्रेशन स्क्रिप्ट्स, एनालिटिकल क्वेरीज में रिट्रीव इन्फॉर्मेशन यानी इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, और कुछ अदर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस जैसे कि एसक्यूएल में कुछ मॉडिफिकेशन करना, इंडेक्स में, स्ट्रक्चर में, डेटाबेस की टेबल में कुछ चेंज करना, टेबल में कुछ ऐड करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना रो को, तो वो सारे काम हम एसक्यूएल लैंग्वेज के द्वारा ही कर पाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पढ़ा एप्लीकेशंस ऑफ एसक्यूएल, एसक्यूएल लैंग्वेज कब और किसने डेवलप करी, और एसक्यूएल की प्रोसेस में हमारे जो कंपोनेंट्स थे, मेन कंपोनेंट, क्वेरी डिस्पैचर, ऑप्टिमाइजेशन इंजन, क्लासिक क्वेरी इंजन एंड एसक्यूएल क्वेरी इंजन, ये सारे इंजन्स कैसे इस प्रोसेस को काम करने के लिए एसक्यूएल प्रोसेस को रन करते हैं। आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू।